हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मेघा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स आर बेसिकली कार्बन कंपाउंड्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द लिविंग टिश्यू। तो लिविंग टिश्यू में जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं उनको हम क्या कहेंगे? बायोमोलिक्यूल्स कहेंगे। अब आप कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या जो है बायोमोलिक्यूल है? तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। बेसिकली हम कहते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स तो होते हैं, इसके साथ साथ हाइड्रोजन भी होती है। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन ये दोनों मिलके एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो लिविंग टिश्यूज में आपको कार्बन कंपाउंड्स मिलेंगे, जैसे कि आपको प्रोटीन्स मिलेंगी। यू विल फाउंड दैट कार्बोहाइड्रेट्स, you will found nucleic acid, that is DNA and RNA. You will found fats, right? So many carbon compounds you will found in a living tissue. So चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। और इस पैराग्राफ में जो लिखा है वो एक समरी के फॉर्म में आई विल टेल यू कि आपको केमिस्ट्री लैब में जब आप एंटर करते हो तो आपको कहा जाता है कि गिवन जो कंपाउंड है उसमें ये पता लगाइए कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, फॉस्फेट है, सल्फेट है, क्या प्रेजेंट है, यू हैव टू फाइंड आउट। तो आप उसके लिए एक एनालिसिस करते हो, है ना? जो भी टेस्ट होता है, जैसे पहले क्या ऐड करना है, लाइक दिस यू विल डू स्टेप वाइज। तो एलिमेंटल एनालिसिस आप करते हो ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम एलिमेंटल एनालिसिस करें, ओके, हम अपने प्लांट टिश्यू को देखें या एनिमल टिश्यू को देखें या फिर माइक्रोबियल का पेस्ट देखें, तो उसमें हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसके साथ साथ और भी अदर एलिमेंट्स वी विल फाउंड इन दैट। ओके, अगर हम यही सेम एनालिसिस अगर हम अर्थ क्रस्ट पे करें, ठीक है, तो पहले तो हम एक लिविंग टिश्यू ले ले रहे हैं, लाइक हमने सपोज प्लांट का कोई टिश्यू ले लिया, राइट? और सपोज हमने लिवर ले लिया अपना लिविंग टिश्यू, ओके। तो हमें इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट देखने, इसको एनालाइज करना है। और ऐसे ही अगर हम अर्थ क्रस्ट को लें और इसको एनालाइज करें, तो हमें क्या मिलेंगे? कौन कौन से हमें एलिमेंट्स लिविंग में मिलेंगे और कौन कौन से एलिमेंट्स हमें आपको अर्थ क्रस्ट में मिलेंगे, राइट? तो आपको एक चीज जान के बहुत हैरानी होगी कि जो एलिमेंट्स हम लिविंग टिश्यू में मिल रहे हैं वही सेम हमें अर्थ क्रस्ट पे भी मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक चीजों से ही लिविंग थिंग्स बनी है, राइट? आवर होल बॉडी कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, राइट? तो ये आप एवोल्यूशन में पढ़ चुके हैं कि कैसे इनऑर्गेनिक से लाइफ स्टार्ट हुई है। ये क्लास 12th में ये चैप्टर एवोल्यूशन है, वो मैंने कवर कर दिया है, यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो। तो जो अर्थ क्रस्ट से हमें एलिमेंट्स मिले हैं वही सिमिलर एलिमेंट्स हमें क्या मिले हैं? लिविंग टिश्यू में भी देखने को मिले हैं। सो ऑल द एलिमेंट्स present in the sample of earth crust are also present in the sample of living tissue, right? तो कोई भी हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिला, लेकिन थोड़ा सा एक जो डिफरेंस हमें देखने को मिला है वो है रिलेटिव एबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन योर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि अर्थ क्रस्ट से अगर हम कार्बन हाइड्रोजन का जो है एबंडेंसी देखें तो किसमें ज्यादा मिलेगी? आपको मिलेगी लिविंग टिश्यूज में ज्यादा, राइट? तो एक आपको टेबल दी गई है आपकी बुक में, ये है वो टेबल। इसमें आप देख सकते हो कि अर्थ क्रस्ट में जो परसेंटेज है वो इस पीरियड में दिया हुआ है और ह्यूमन बॉडी में जो है वो ये दिया हुआ है, ठीक है? तो आपको क्या देखना है? यू हैव टू सी दैट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये जो एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स आपको ह्यूमन बॉडी में ज्यादा मिलेंगे, ओके? तो CHON कॉन और S सल्फर। तो ये आप स्टार्टिंग में देख सकते हो CHON और सल्फर, ये जो कंसेंट्रेशन है इसका जो परसेंटेज है वो ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है। देखिए यहाँ 0.1 है तो यहाँ 0.5 है, 0.03 है तो यहाँ 18.5 है। कितना ज्यादा है कार्बन इन योर ह्यूमन बॉडी? ऑक्सीजन 46, इसमें 65,
नाइट्रोजन बहुत ही कम होती है अर्थ क्रस्ट में, यहाँ पे बहुत ज्यादा है 3.3 एज कम्पेयर टू अर्थ क्रस्ट। ऐसे ही सल्फर 0.03 है, यहाँ पे 0.3 है। सल्फर जो है बहुत सारे हमारे अमीनो एसिड्स में अमीनो एसिड्स को बनाती है, तो सल्फर जो है हमारी बॉडी में काफी ज्यादा प्रेजेंट होती है इफ वी कंपेयर विद द अर्थ क्रस्ट। अब अर्थ क्रस्ट में क्या ज्यादा है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो आप ये देख सकते हो, और सिलिकॉन ऑल्सो। तो इन सब का जो अमाउंट है वो अर्थ क्रस्ट में ज्यादा मिलेगा, राइट। तो आपको ये चीज जरूर देखने को मिली कि दोनों में लिविंग टिश्यू को आप एनालाइज करो या आप अर्थ क्रस्ट को एनालाइज करो, तो आपको एक चीज कॉमन मिल रही है कि एलिमेंट जो अर्थ क्रस्ट में है वो हमारी बॉडी में भी है, राइट। लेकिन डिफरेंस बस यही मिलेगा कि हमारी बॉडी में ये अबंडेंट है, यानी कि इनका जो कंसेंट्रेशन है, इनका जो परसेंटेज है वो हमारी बॉडी में ज्यादा है एज कम्पेयर टू दी अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हाउ टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन, तो केमिकल कंपोजिशन को हम कैसे एनालाइज करें। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए मॉर्टर एंड पेसल, ठीक है, हमें चाहिए मॉर्टर एंड पेसल। देखिए ये है आपकी मॉर्टर एंड पेसल, ठीक है। इसमें आप लिविंग टिश्यू को डाल दीजिए। सपोज मैंने यहाँ पे एक लिवर को डाल दिया है। नाउ वी हैव टू ग्राइंड इट, क्रश इट, ठीक है, ऐसे कूट दो, अच्छे से क्रश कर दो। तो आपने उसको क्रश कर दिया अच्छे से, उसमें जो जिससे वो लिविंग टिश्यू बना हुआ है उसके जो कंपाउंड्स है वो थोड़े अलग अलग हो जाएंगे। इसमें एक चीज और ऐड करनी है आपको, वो है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। क्या करना है, देखो एसिटिक एसिड आप जानते हो CH3 COOH है ना, CH3 COOH होता है एसिटिक एसिड। इज दैट क्लियर। अगर आप H को हटा के यहाँ पे लगा दो Cl, क्या लगा दो Cl, Cl Cl Cl, अब ये आपका बन गया ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो आपको ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डालना है, CCl3 COOH, ये आपकी बुक में गिवन है, हमें ये डालना होगा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। Cl3 लिखा है, C यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। तो CCl3 COOH यू हैव टू ऐड इन दिस, और इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगी, एक स्लरी मिल जाएगी, है ना, गाढ़ा सा एक पेस्ट मिल जाएगा आपको, राइट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इसको छानना है, आपको क्या करना है, छानना है। तो आपने एक बीकर ले लिया, सपोज यू हैव टेकन अ बीकर, और ये आपको इससे आपको एक चीज क्लोथ लेना है या कॉटन का एक क्लोथ लेना है, ये सपोज मैंने इसमें क्लोथ लगा दिया है। नाउ यू हैव टू पुट द स्लरी ऑन दिस, आपने यहाँ पे स्लरी जो है डाल दी। तो क्या होगा कि जो हमें यहाँ मिलेगा निकल के जो बाहर आ रहा है, वो हम कह सकते हैं कि एसिड सॉल्युबल पूल में आ रहा है ना, एसिड के संग सॉल्युबल है इसलिए वो नीचे निकल के आ गया, राइट। तो जो यहाँ पे आ गया उसे हम बोलेंगे फिल्ट्रेट, ओके, फिल्ट्रेट है, नीचे आ गया। यहाँ पे जो बचा जिसे हम कह सकते हैं एसिड, ये तो एसिड सॉल्युबल पूल में आ गया, एसिड के संग सॉल्युबल हो गया। एसिड कौन सा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, उसके संग निकल के आ गया। अब यहाँ जो बचा उसे हम कह सकते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल, है ना। यहाँ जो बचा उसे हम बोलेंगे रिटेंटेट, ठीक है। तो जो नीचे निकल के आ गए हैं उनको हम कहेंगे माइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, क्योंकि उनका साइज, उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत कम है, इसीलिए वो छन के नीचे आ गए हैं, है ना, एसिड सॉल्युबल पूल में वो हमें मिल गए हैं। लेकिन जो ऊपर रह गए हैं उनको हम बोलेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो उससे बड़ा है। मैक्रोमोलिक्यूल्स है, इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, है ना, मॉलिक्यूलर वेट मोर, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 800 डाल्टन से ज्यादा है। इट कैन बी मोर देन 10,000 ऑल्सो, राइट। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो एनसीईआरटी में लिखा है 18 to 800 डाल्टन, राइट। तो आपके जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो हैं आपके एमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो एमाइनो एसिड, देखिए एमाइनो एसिड्स क्या करेंगे, जुड़ जुड़ के एक लंबी चेन बना देंगे जिसको हम बोलेंगे प्रोटीन, ठीक है। अमाइनो एसिड से जुड़ जुड़ के क्या बन जाता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन हमारे कहाँ आएंगे, प्रोटीन हमारे आएंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स में, है ना। अमाइनो एसिड जुड़ जुड़ के एक लंबी चेन बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन, और हम इनको कह सकते हैं पॉलीमर्स, राइट।
तो पॉलीमर्स हमें जो है रिटेंटेट में मिलेंगे, रिटेंटेट में मिलेंगे। और यहाँ पे हम कह सकते हैं जो नॉन पॉलीमर्स हैं वो हमें फिल्ट्रेट में मिलेंगे, राइट। अमाइनो एसिड्स हो गए। इसके बाद आपके आ गए मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, सैकेराइड मतलब शुगर, ठीक है। जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये जो शुगर है ये क्या है, नीचे आ गई है, इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है तो ये नीचे आ गई है। अब भाई मोनोसैकेराइड जुड़ जुड़ के, है ना, ये शुगर जुड़ जुड़ के सपोज ग्लूकोज को हम जोड़ते जाएं तो हमें क्या मिल जाएगा, वी विल गेट सेल्यूलोज और स्टार्च। तो सेल्यूलोज स्टार्च क्या हो गए, पॉलीसैकेराइड्स हो गए, है ना। तो प्रोटीन हमें यहाँ मिलेंगे, यहाँ हमें मिलेंगे पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। उसके अलावा हमें यहाँ पे मिलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा है कि न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है, एक पैंटो शुगर होती है, उसमें लगा होता है नाइट्रोजनस बेस, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, है ना, नाइट्रोजनस बेस लगा होता है और यहाँ पे लगा होता है फॉस्फेट ग्रुप, इसी को बोलते हैं हम न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। तो न्यूक्लियोटाइड्स हुए और न्यूक्लियोसाइड्स हुए, या आपके नाइट्रोजनस बेसिस हुए, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, जो भी मैंने बात करी, नाइट्रोजनस बेसिस हुए, भाई इनका मॉलिक्यूलर वेट कम है तो दे विल कम इन द फिल्ट्रेट, है ना। तो मैं न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, अगर मैं इसमें से फॉस्फेट हटा दूं तो अब ये जो बचा हुआ है शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, राइट। तो न्यूक्लियोसाइड भी हमें यहाँ मिलेंगे, न्यूक्लियोटाइड भी हमें यहाँ मिलेंगे। अब मैं न्यूक्लियोटाइड को जोड़ जोड़ के एक लंबी चेन बना दूं तो हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। मिल मिल के क्या बनाते हैं, आपके न्यूक्लिक एसिड्स। तो आपके न्यूक्लिक एसिड्स यहाँ मिलेंगे आपको, है ना। न्यूक्लिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो एक एक मोनोमर यानी कि न्यूक्लियोटाइड से जुड़ जुड़ के बना हुआ है। तो न्यूक्लिक एसिड आपको यहाँ मिलेंगे, जैसे कि आपके आरएनए, डीएनए आपको ऊपर देखने को मिलेगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एक्सेप्शन है हियर, वो है आपकी लिपिड। लिपिड आपको यहाँ मिलते हैं, ठीक है। लिपिड पॉलीमर नहीं होते, लिपिड इज नॉट अ पॉलीमर। कोई रिपीटिंग यूनिट से लिपिड नहीं बन के मिला है, क्या बोला मैंने, कोई मतलब जो रिपीटिंग यूनिट है उससे लिपिड नहीं बना है। तो फिर हमें वो यहाँ पे क्यों मिल रहा है, ये पॉलीमर नहीं है तो उसका साइज भी कम है ना, 800 डाल्टन से कम है, फिर भी यहाँ मिल रहा है। तो लिपिड की आपने खासियत सुनी है, जैसे हमारी जो मेम्ब्रेन है लिपिड की, है ना, लिपिड बाइलेयर, है ना, इस तरीके से मेम्ब्रेन होती है, पोलर हेड, नॉन पोलर टेल। लाइक दिस, इमेजिन कर लिए एक लंबी सी ये लेयर मैंने बना दी। अब आप क्या करोगे, जब आप क्रश कर रहे हो तो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी क्रश हो जाएगी, है ना। यहाँ पे आपने मोटर पेसल से क्रश किया उसको तो आपकी मेम्ब्रेन भी क्रश हो गई। लेकिन जो क्या होगा, मेम्ब्रेन क्या करेगी, वेसाइकल्स बन जाएगी। मेम्ब्रेन ऐसी स्ट्रेट नहीं रहेगी, इट विल नॉट रिमेन स्ट्रेट, इट विल फॉर्म वेसाइकल्स, छोटे छोटे ऐसे वेसाइकल्स बन जाएंगे, ऐसे ये वेसाइकल फॉर्म में बन जाएगी, ठीक है। और इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये तो पानी में सॉल्युबल होती नहीं है ना, लिपिड की है तो लिपिड तो सॉल्युबल होती नहीं है पानी में। अगर आप तेल को पानी में डिसॉल्व करोगे तो क्या डिसॉल्व होगा, नहीं होगा, इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, राइट। तो क्या होगा, वेसाइकल बन जाएंगे, एक तो साइज बड़ा हो गया, तो साइज बड़ा हो गया तो वो तो चीज क्लोज से निकल के नहीं आएगा, है ना। और दूसरी बात ये वाटर सॉल्युबल नहीं है ना, एसिड सॉल्युबल नहीं है, तो ये कैसे आ जाएगी, इसमें नहीं आ सकती। इसलिए आपको लिपिड क्या है, यहाँ पे मिलेगी, किसमें, रिटेंटेट में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो आपको मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होंगे वो आपको ऊपर मिलेंगे रिटेंटेट में, और जो माइक्रोमोलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे वो आपको मिलेंगे, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स जो आपको देखने को मिलेंगे वो आपको मिलेंगे फिल्ट्रेट में। तो ये आपको क्लियर हो गई, मैक्रोमोलिक्यूल्स रिटेंटेट में और माइक्रोमोलिक्यूल्स फिल्ट्रेट में। तो ये एक्सपेरिमेंट आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, यू जस्ट गो थ्रू इट। नाउ हियर इज द टेबल, नाउ वी विल जस्ट सी कि हमें क्या चीज रिटेंटेट में मिलेगी, क्या चीज हमें फिल्टर उसमें देखो एक दो चीज है, एसिड सॉल्युबल पूल, है ना, एसिड इनसॉल्युबल पूल। तो यानी कि जो ऊपर रह गया है वो तो एसिड इनसॉल्युबल पूल है, और जो नीचे आ गया है वो एसिड सॉल्युबल पूल है।
है ना। तो जो जिसका साइज छोटा है वो नीचे आ गया, जिसका साइज बड़ा है वो ऊपर रह गया। तो अब बताइए ग्लाइसिन, ग्लाइसिन क्या है? ग्लाइसिन, सेरीन, एलेनिन, ये सब क्या है? अमाइनो एसिड्स हैं, है ना। क्या है? अमाइनो एसिड्स हैं। तो अमाइनो एसिड्स तो हमें नीचे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? एसिड सॉल्युबल पूल में, ठीक है। कोलेजन, कोलेजन आपने सुना है कि प्रोटीन होती है ना, प्रोटीन के फाइबर्स हैं ऐसे। तो ये कोलेजन इज अ प्रोटीन, तो प्रोटीन कहाँ मिलेगी? प्रोटीन तो आपको यहाँ मिलेगी एसिड इनसॉल्युबल पूल में, ठीक है। सेल्यूलोज, सेल वॉल जो होती है सेल्यूलोज की बनी होती है प्लांट की, है ना। और भाई प्लांट की सेल, ये सेल्यूलोज क्या है? ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर बना हुआ है, पॉलीमर है। कहाँ मिलेगा? एसिड इनसॉल्युबल पूल में। एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड, देखो ये एडिनाइलिक एसिड, थायमिडाइलिक एसिड, ये सब क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स मैंने आपको बताया था कहाँ मिलेंगे? अच्छा एस्पार्टिक एसिड मैंने बताया, ये एस्पार्टिक एसिड तो आपका वो अमीनो एसिड हो गया, तो ये एसिड सॉल्युबल पूल में मिलेगा। एडिनाइलिक एसिड, थायमिडाइलिक एसिड, और ये आपका एडेनिन, एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है। ये दोनों आपके क्या है? ये है न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स आपको कहाँ मिलेंगे? एसिड सॉल्युबल पूल में। तो एसिड सॉल्युबल पूल में मिलेंगे। एडेनिन भी आपको एसिड सॉल्युबल पूल में मिलेगा। डीएनए, आरएनए, लंबी चेन होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, तो भाई ये तो पॉलीमर हो गए, ये आपको एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलेंगे। केराटिन, केराटिन ऑफ हेयर्स, इट इज अ प्रोटीन, प्रोटीन है भाई, इसका साइज बड़ा है, ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलेगी। इन्यूलिन क्या है? फ्रक्टोज का पॉलीमर है। इन्यूलिन ऑल्सो अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, तो यू विल फाउंड इट इन एसिड इनसॉल्युबल पूल, यहीं पे मिलेगा, ये पॉलीमर है। स्टार्च पॉलीमर है, एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलेगा। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट कि क्या चीज हमें एसिड सॉल्युबल पूल में मिलेगी, क्या चीज हमें एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलेगी। आई होप दिस इज क्लियर। देखिए चलिए, it will suffice to say here that one extract the compounds, then subjects the extract to various separation techniques till one has separated a compound from all other compounds. देखिए अगर हमें कंपाउंड और कंपाउंड्स में से निकालना है, ठीक है, मिक्सचर है बहुत सारे कंपाउंड्स का और हमें कोई कंपाउंड बाहर निकालना है, तो हमें उसके लिए कुछ टेक्निक्स हमें यूज करनी पड़ेंगी। ओके, सो वी कैन से इन अदर वर्ड्स वन आइसोलेट और प्यूरिफाई अ कंपाउंड, तो हमें एक कंपाउंड अलग करना है। तो आप देख सकते हो एनालिटिकल टेक्निक होती है, व्हेन applied to the compound gives us an idea of the molecular formula and the structure of the compound. तो एनालिटिकल टेक्निक से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उसका स्ट्रक्चर जान सकते हैं। तो कोई भी प्रोटीन का हमें सपोज स्ट्रक्चर जानना है तो हम उसे एनालिटिकल टेक्निक से के थ्रू हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उसका स्ट्रक्चर जान सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है आपकी बायोमोलिक्यूल्स की कि ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यूज, तो जितने भी कार्बन कंपाउंड हमें लिविंग टिश्यूज से मिल रहे हैं वो सारे आपके बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। अब बायोमोलिक्यूल्स में क्या केवल जो है ऑर्गेनिक चीजें हैं जो प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, क्या इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नहीं है? तो इसका आंसर है नो, they are also present in our body. So we can say inorganic elements and compounds are also present in our body. अब इनको पता लगाने के लिए we will do slightly different but destructive experiment. तो इसके लिए हमें थोड़ा सा एक अलग एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो हमें क्या करना होगा इसके लिए? What we have to do, we have to जैसे हमने सपोज एक लीफ ली, ठीक है, इसको हमने वे किया, राइट, तो जो भी हमने वेट लिया है, अभी हमने प्लग कर ही नहीं, उसका वेट ले लिया, तो ये जो वेट होगा भाई वेट वेट होगा क्योंकि इसके अंदर भी पानी है, ठीक है। अब इस लीफ को हमने थोड़ा सा सुखा दिया है, ठीक है, इस लीफ को हमने थोड़ा ड्राई कर दिया है, तो अब इस लीफ का थोड़ा सा पानी इसका पानी निकल चुका है, तो पानी निकल चुका है तो ये लीफ ऐसी हो गई है। तो अब इसका हम वेट लें, इसको वेट करके देखें, तो ये जो वेट होगा ये इसका ड्राई वेट होगा, ठीक है। तो पानी निकल चुका है इसका सारा। अब इसे क्या करना है? इसको हमें जलाना है, बर्न करना है, ओके, और वी कैन से ऑक्सीडेशन करना है, कंबशन करना है। तो अगर हम इसे बर्न करेंगे तो ये भाई जल जाएगी और इसमें के अंदर जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं वो निकल जाएंगे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन के वो निकल जाएंगे, और जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो मिलेगा हमें ऐश, राख। क्या मिलेगी? राख मिलेगी, ऐश मिलेगी। अब इस ऐश में क्या है?
इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं इसमें, ठीक है। इट कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा, पहले उसका वेट वेट लिया, फिर उसको सुखाया, सनलाइट में रख दिया, तो वो सूख गया, पानी चला गया, उसका ड्राई वेट ले लिया, ठीक है। फिर उसको हमने जला दिया, फिर हमें मिल गई उसकी ऐश। उसमें जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो सारा निकल गया, ओके। So you can see the remaining material gives us dry weight हमें मिल गया। Now the tissue is fully burn कर दिया हमने उसको, all the carbon compounds are oxidized to gaseous form। जितने भी इसमें कार्बन कंपाउंड्स थे वो ऑक्सीडाइज हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बन के वो निकल गए। What is remaining, जो बचा उसे हमने कह दिया एश। अब इस एश को हमने देखा कि इसमें कौन कौन से इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो इसमें आपको कैल्शियम मिला, मैग्नीशियम मिला, फॉस्फेट मिला, बहुत सारे आपको इसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स देखने को मिले हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट, फॉस्फेट एक्सेट्रा आर आल्सो सीन इन एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट कि हमें एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में और क्या देखने को मिला यहाँ पे, और हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी देखने को मिले, ठीक है। तो आपके आयंस भी आपके इसमें आ गए, आपके मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फेट, फॉस्फेट, ये भी आपको कहाँ मिले हैं, एसिड सॉल्युबल पूल में ही मिले हैं, क्योंकि इनका साइज भी बहुत छोटा होता है, तो वो भी एसिड के साथ नीचे आ जाते हैं। Therefore, elemental analysis gives elemental composition of living tissues in the form of hydrogen, oxygen, fluorine, carbon, etc. While analysis for the compound gives an idea of the kind of organic and inorganic constituents. तो ये आपको एक टेबल दी हुई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर एंड कंपाउंड्स में आपके सोडियम क्लोराइड का, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट, ये भी आपके प्रेजेंट होते हैं इन योर लिविंग टिश्यूज, राइट। सोडियम पोटेशियम पंप आपने सुना होगा कितना इंपॉर्टेंट होता है। देन योर कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट, मैग्नीशियम इज मैग्नीशियम, यू नो इट इज एक्टिंग एज अ कोफैक्टर, बहुत सारी एंजाइम्स के संग ये जुड़ के जो है सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन करता है, ओके। तो ये सारे जो है इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट हैं आपके लिविंग टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कह रहा है कि केमिस्ट्री पॉइंट से हम बात करें, वन कैन आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप। भाई केमिस्ट्री वाला क्या देखेगा कि अगर, ठीक है, ये मैंने लिखा और वो दिखेगा इसमें कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है। केमिस्ट्री पॉइंट से वो क्या करेगा, वो उसमें ये दिखेगा कि कौन सा इसमें जो है फंक्शनल ग्रुप लगा है, कि एल्डिहाइड लगा है, CH3CHO है ना, एल्डिहाइड है, कि CH3CO CH3 कीटोन ग्रुप है। तो केमिस्ट्री वाला एक ग्रुप देखता है, ओके, फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है। लेकिन अगर हम बायोलॉजिकल पॉइंट से बात करें, हम लोग क्या कहेंगे, हम देखेंगे उसको कैटेगरी दे देंगे, ये अमाइनो एसिड है, ये न्यूक्लियोटाइड है ना, ये फैटी एसिड है, ये आपका प्रोटीन है, लाइक दिस वी विल क्लासिफाई, ठीक है। तो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको अलग कैटेगरी देते हैं, केमिस्ट्री वाले क्या देखते हैं उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, दे विल सी दैट, राइट। इज इट क्लियर? चलिए अब हम आते हैं अमाइनो एसिड्स के पास। तो अभी मैंने बात की थी कि अमाइनो एसिड्स हमें कहाँ मिलेंगे, हमें मिलेंगे एसिड सॉल्युबल पूल में, ओके। तो अमाइनो एसिड्स का मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है, और मैंने बताया कि अमाइनो एसिड जुड़ के क्या बनाते हैं, दे विल मेक प्रोटीन्स। तो अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, ये इन दोनों अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, एंड दे विल मेक व्हाट, दे विल मेक अ प्रोटीन, राइट। अमाइनो एसिड क्या है, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है, क्या है, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4। तो भाई कार्बन की 4 वैलेंसी है, चारों तरफ मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, ये हो गया आपका मीथेन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक साइड से हाइड्रोजन हटा के लगा देते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक साइड से हाइड्रोजन लगा हटा देते हैं, लगा देते हैं एमिनो ग्रुप, ठीक है। एक साइड से हाइड्रोजन ही लगा देते हैं और यहाँ के हाइड्रोजन को हटा के लगा देते हैं आर ग्रुप। आर ग्रुप इज वेरिएबल इन अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो बाकी सब चीजें सेम रहती हैं, लेकिन ये जो आर ग्रुप होता है ये वेरिएबल होता है, ठीक है। जैसे कि हम ग्लाइसिन की बात करें, सबसे सिंपल अमाइनो एसिड है, तो सबसे सिंपल अमाइनो एसिड है
ग्लाइसिन, उसमें ये जो R ग्रुप है वो है H। ओके, और ये जो कार्बन होता है इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। इस कार्बन से सारे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो ये जो कार्बन होता है इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। ठीक है। अमाइनो एसिड्स क्या है? अमाइनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। देखा मैंने बताया कि हाइड्रोजन हटा दिया और हमने वहां पे अब जो है अपने ग्रुप्स लगा दिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, अमीनो ग्रुप लगा दिया, है ना। So, based on the nature of R group, there are many amino acids. तो R ग्रुप के बेस पे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, अराउंड 800 अमाइनो एसिड्स आर देयर, बट वो अमाइनो एसिड जो प्रोटीन बना रहे हैं, ओके, जो प्रोटीन बना रहे हैं वो है आपके 20 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, 20 अमाइनो एसिड्स आपके प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन अमाइनो एसिड्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन में जो आर ग्रुप है वो है आपका हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन अमाइनो एसिड इन ग्लाइसिन। ठीक है, अगर मैं ग्लाइसिन ये एलेनिन बनाना है मुझको, अगर ये मुझको एलेनिन बनाना है तो मैं यहाँ लगा दूंगी मिथाइल ग्रुप, CH3 लगा दिया मिथाइल ग्रुप, ये आपका एलेनिन होगा। ठीक है, अगर मुझे सेरीन बनाना है, सेरीन बनाना है तो मैं लगा दूंगी यहाँ पे हाइड्रोक्सी मिथाइल। क्या लगा देंगे? CH3OH, ये हो गया हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप। ओके, OH ग्रुप हो गया और CH3 ग्रुप भी है, तो CH3OH क्या है? हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप है, ये हो गया आपका सेरीन। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो R ग्रुप है वो वेरिएबल होता है, बाकी जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप हुआ, आपका एमाइनो ग्रुप हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ये सेम रहते हैं। R ग्रुप वेरी करता रहता है। ओके, नाउ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, कि किसका नंबर ज्यादा है, अमाइनो ग्रुप ज्यादा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है, तो जो आपके अमाइनो एसिड्स है दे कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल एंड आल्सो एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक में आपके आ गए टायरोसिन, फिनाइलएलैनिन एंड ट्रिप्टोफैन, ये आपके एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? टायरोसिन, फिनाइलएलैनिन एंड ट्रिप्टोफैन, TPT। ओके, दे आर एरोमेटिक, राइट। अगर हम एसिडिक की बात करें तो भाई ग्लूटामिक एसिड लिखा हुआ आ रहा है, एसिड लिख रहा है, एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, तो भाई ये दोनों एसिड लिखा हुआ आ रहा है तो ये एसिड है भाई, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप थोड़ा ज्यादा है। देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है? एसिडिक ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है एज कम्पेयर टू अमाइनो ग्रुप। जिसमें अमाइनो ग्रुप ज्यादा होगा वो क्या करेगा? बेसिक की तरह बिहेव करेगा। जैसे बेसिक हो गया आपका लाइसिन, आर्जिनिन। ठीक है, ये बेसिक है, राइट। तो आपने हिस्टोन प्रोटीन में सुना होगा कि जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उसके ऊपर आपका जो DNA ऐसे लिपटा हुआ होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन कैसे होती है? बेसिक इन नेचर, राइट। उसके ऊपर आपका जो DNA है वो लिपटा हुआ है, यू नो, DNA इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, इसलिए उसको एक बेसिक प्रोटीन चाहिए लिपटने के लिए। तो हिस्टोन प्रोटीन आर बेसिक इन नेचर, दे आर लाइसिन एंड आर्जिनिन, राइट। अब ऐसे ही न्यूट्रल भी होते हैं भाई। न्यूट्रल अमीनो एसिड आपका वैलिन, न्यूट्रल, इट इज न्यूट्रल अमीनो एसिड, राइट, नॉट एसिडिक नॉट बेसिक, इट इज न्यूट्रल। अब बहुत इंपॉर्टेंट, अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज द आयोनाइजेबल नेचर ऑफ दिस अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इनका आयोनाइजेबल नेचर होता है, यानी कि ये हाइड्रोजन गेन कर सकते हैं और आपके लूज भी कर सकते हैं। सो दे हैव द आयोनाइजेबल नेचर, हैंस अगर हम इनको डिफरेंट पीएच सॉल्यूशन में रखें, कहीं कभी लो पीएच में रखें अमाइनो एसिड को, कभी हाई पीएच में रखें या मीडियम पीएच में रखें, इनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता रहेगा। कहीं पे ये पॉजिटिव की तरह बिहेव करेंगे, कहीं ये नेगेटिव की तरह बिहेव करेंगे। लेट्स सी। तो पहला जो अमाइनो एसिड मैंने रखा है वो रखा है लो पीएच पे। भाई लो पीएच मतलब आपको पीएच स्केल पता है? ठीक है, आपको ये पता है 0, 7, सॉरी यहाँ 14। ठीक है, तो ये 14 है, ये हाई पीएच हो गई। ये आपके यहाँ पे होगी लो पीएच। ओके, तो आपको 0, 1, 2, 3 लाइक दिस।
ये लो पीएच है। यहाँ पे जो H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा होगी, है ना। जब H पॉजिटिव ज्यादा है तभी तो पीएच क्या होती है, लो हो जाती है, एसिडिक हो जाता है वो, है ना, राइट। तो भाई यहाँ देखिए लो पीएच है, क्या है, लो पीएच है, यानी कि H पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब H पॉजिटिव बहुत ज्यादा है तो क्या करेंगे, जो भी ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है, जितने H पॉजिटिव ले सकते हैं ले लेंगे। भाई COOH ये तो एक ही H लेगा, यहाँ पे ये NH3 पॉजिटिव हो जाएगा। अमाइनो जो होता है NH2 होता है ना, ये एक और हाइड्रोजन ले लेगा और NH3 बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव हो गया ये, ठीक है। अब इन दिस केस यू कैन सी अमाइनो एसिड इज बिहेविंग एज अ पॉजिटिव। What happened? राइट। अब हम बात करते हैं मीडियम पीएच की। तो यहाँ पे ना तो ज्यादा H पॉजिटिव है ना ही कम है, ठीक है। तो भाई मीडियम है, राइट। ये क्या होगा, अमाइनो ग्रुप इसको तो चाहिए ही, राइट। अब जो एसिडिक ग्रुप होता है, एसिडिक ग्रुप जैसे COOH एसिडिक ग्रुप है, तो ये दे सकता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एसिडिक क्या होते हैं वो H पॉजिटिव दे देते हैं, तो इसने दे दिया, क्योंकि मीडियम है तो दे दिया इसने, ठीक है। ये नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि भाई इसको तो अपनी आयनाइजेबल फॉर्म में रहना है, इट विल नॉट गिव ये बेस, क्योंकि अमाइनो ग्रुप बेसिक कैरेक्टर देता है, तो ये नहीं देगा अपना H पॉजिटिव। अब इस केस में देखिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, राइट। इन दिस केस यू कैन सी इट इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो ये कैसे बिहेव करेगा, इट विल बिहेव न्यूट्रल। जस्ट अ सेकेंड। Okay, so in this case you can see it will behave as neutral, right? Means it is having positive and negative charge both. Okay, तो इसके पास इस टाइम पे दोनों चार्ज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाई पीएच की, राइट। हाई पीएच यानी कि लो H पॉजिटिव आयंस है, H पॉजिटिव आयंस कम है, तो भाई यहाँ से भी COOH से भी H पॉजिटिव चला गया, और यहाँ पे NH2 है, इसने भी अपना H पॉजिटिव जो है दे दिया, तो NH2 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, COO नेगेटिव, राइट, COO नेगेटिव हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैसे बिहेव कर रहा है, इट इज बिहेविंग एज अ नेगेटिव। तो ऐसे कंपाउंड जो कि पॉजिटिव भी बिहेव करे, नेगेटिव भी बिहेव करे, उनका दोनों तरह का नेचर है, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक। सो अमाइनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है। अब हम आते हैं लिपिड्स के पास। लिपिड्स क्या होते हैं, पानी में सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है। लिपिड्स क्या समझ लिए, तेल घी जो होते हैं ना, वो लिपिड्स हो गए, पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, राइट। तो आपके जो लिपिड्स हैं, देखिए फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल, ये दोनों मिलके तो बनाते हैं आपके फैट्स, ठीक है। ये भी लिपिड है, ये भी लिपिड है, ये भी लिपिड है, ठीक है। तो सिंपल है फैटी एसिड, सिंपल अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ये सिंपल लिपिड्स हैं, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, ये सब क्या है, सिंपल लिपिड्स हैं, इज इट क्लियर। और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर बनाते हैं आपके फैट्स, राइट। फैट्स कैन बी मोनोग्लिसराइड्स, अभी हम बात करेंगे इनकी, डाइग्लिसराइड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स, इज इट क्लियर, ठीक है। तो अब फैटी एसिड के पास क्या होता है, एक कार्बोक्सिलिक फैटी एसिड जो होता है, फैटी एसिड, एसिड आ रहा है तो उसके पास COOH ग्रुप तो होगा ही, ठीक है। और इसके पास होता है R ग्रुप, ओके। क्या होता है R ग्रुप, R ग्रुप मतलब CH, ठीक है। R ग्रुप कार्बन हाइड्रोजन ये लगे हुए हैं, तो मैंने ऐसे चेन बना दी है,
सो दिस इज व्हाट वी कॉल आर ग्रुप। ओके, तो ये हो गया आपका फैटी एसिड। तो फैटी एसिड के पास क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और आर ग्रुप है। आर ग्रुप क्या है, ये वेरी कर सकता है। जैसे अगर मैं लिखूं CH3COOH, ओके, नाउ CH2H5 COOH, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है आर ग्रुप वेरी कर रहा है। ओके, तो ये हो गया आपका इथेनोइक एसिड। ठीक है, यहाँ पे आपके एक दो तीन तीन कार्बन है, प्रोपेनोइक एसिड। इस तरीके से आप इनको जो है इसका नॉमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग कर सकते हैं। अब आपकी बात करते हैं पामिटिक एसिड की। ठीक है, तो ये जो CH2 का जो नंबर है, इट कैन बी फ्रॉम 1 कार्बन टू 19 कार्बन। ठीक है, अभी मैंने आपको CH3 और C2H5 इसमें देखा, जिसमें 1 कार्बन था, इसमें 2 कार्बन थे। इस तरीके से 19 कार्बन तक हो सकते हैं। अगर हम पामिटिक एसिड की बात करें तो उसमें 16 कार्बन होते हैं, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन। तो रिमेंबर दिस, कितने कार्बन होते हैं, 16 कार्बन। तो ऐसे आप याद करिए, CH3 CH2 CH2 CH2, इस तरीके से आप एड ऑन करते जाइए और एंड में COOH। तो ये तो हो गया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ऐसे आप यहाँ तक लाइए, ये हो गया आपका 16th कार्बन। यानी कि जो कार्बोक्सिल वाला जो कार्बन है वो भी इंक्लूडेड होता है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अगर हम आर ग्रुप की बात करें, आर ग्रुप में कितने कार्बन होंगे, 15 कार्बन होंगे, क्योंकि एक कार्बन तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है, राइट। ठीक है, तो ये आपके हो गए फैटी एसिड। अब आप एराकिडोनिक एसिड की बात करें तो इसमें होते हैं 20 कार्बन, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। ओके, राइट, इसमें भी आप कार्बोक्सिल कार्बन को इंक्लूड कर रहे हो। तो हम क्या कहेंगे, आर ग्रुप में कितने कार्बन है, 19, क्योंकि एक कार्बन तो कार्बोक्सिल ग्रुप का है, राइट। तो ये हो गए आपके फैटी एसिड, सिंपल लिपिड्स। ठीक है, फैटी एसिड्स में क्या होता है, आर ग्रुप होता है और कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। अब हम बात करते हैं दूसरा फैटी एसिड की, जो है ग्लिसरॉल। देखो ग्लिसरॉल क्या होता है, CH3 सॉरी CH2OH CHOH CH2OH। ठीक है, अगर मैं से और खोल के लिखूं तो ऐसे लिख सकती हूँ, CH, यहाँ पे लगा तो OH, यहाँ पे CHOH, यहाँ पे CHOH, राइट। तो आप देख सकते हो 1 2 3 क्या है, 3 कार्बन है, राइट। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्या है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने हैं, 1 2 3, तो क्या हो गया, ट्राई हाइड्रोक्सी क्या है, प्रोपेन। मीट ईथ प्रोप, 3 कार्बन है ना, और एन इसलिए लगाया क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है, तो हो गया इसका प्रोपेन नाम, है ना। डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन लगाएंगे, है ना। और डबल बॉन्ड होते हैं तो ईन लगाएंगे, और वाई ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो वाई एन ही लगाते हैं, है ना। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिंपल लिपिड, जिसे हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल का भी आपने स्ट्रक्चर देख लिया, ऐसे ही आपने फैटी एसिड्स का भी जो है स्ट्रक्चर देख लिया, है ना। अगर अगर मैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, फैट बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, फैट। तो CH2OH CHOH CH2OH, मुझे क्या जोड़ना है इसमें, फैटी एसिड को इसके संग जो है जोड़ना है। तो फैटी एसिड क्या है, आर ग्रुप है। ठीक है, R1 लिख दे रही हूँ, आर ग्रुप है तो, और COOH। ठीक है, तो अगर मैं एक फैटी एसिड जोड़ रही हूँ इसके साथ, देखो अगर मैं ये इसका जो है वाटर निकल जाएगा या फिर इससे जुड़ेगा ना, एस्टरिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, एस्टरिफिकेशन, क्योंकि एस्टर बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ CH2O C डबल बॉन्ड O R1, है ना, यही तो लिखाएंगे CHOH और CH2OH, राइट। तो ये क्या बना, ये बना मोनोग्लिसराइड। है क्या, ये फैट है, मोनोग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड बनाना है तो दूसरे पे भी मैं क्या करूंगी, आर ग्रुप जोड़ दूंगी, है ना। ट्राइग्लिसराइड बनाना है तो तीनों पे जोड़ दूंगी, तो तीनों पे जोड़ के देखते हैं। राइट, ऐसे यहाँ पे R1 COOH, R2
COOH, R3COOH। ठीक है, R ग्रुप है ये। अब मेरे को वाटर रिमूव कराना है, वाटर रिमूव करा दीजिए। एस्टर बनता है तो पानी निकलता है, एस्टर बनता है तो पानी निकलता है, ये हो गया आपका एस्टरिफिकेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया CH2O। ठीक है, CH2O, C डबल वन O R1, राइट। फिर CHO, C डबल वन O R2, then CH2O, C डबल वन O R3। ओके, ये आपका हो गया ट्राइग्लिसराइड, राइट। तो इन दिस वे यू कैन मेक मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। कैसे बना? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स को आपने जोड़ दिया, क्या करा दिया? उसका एस्टरिफिकेशन करा दिया। So here the fatty acids are also found esterified with glycerol। ठीक है, मैंने बना दिया फैटी एसिड एस्टरिफाई करके विद ग्लिसरॉल के साथ। दे कैन बी मोनो, डाई, एक, ट्राई, और इनको हम फैट्स और ऑयल भी बोलते हैं। नाउ बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट, ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट। यू नो, ऑयल्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो आप कितनी भी ठंड हो वो ऑयली बने रहते हैं। मस्टर्ड ऑयल हुआ, जिंजरली ऑयल हुआ, ये ऑयल ही बने रहेंगे क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट है बहुत बहुत लो। ठीक है, तो इसलिए वो विंटर्स में भी ऑयल बने रहते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, एक चीज मैं भूल गई यहाँ पे कि फैटी एसिड्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। ओके, तो आपने फॉस्फोलिपिड जो बाइलेयर होती है हमारी, ये आपको पता है पोलर हेड होता है और नॉन पोलर टेल होती है ना। ये पोलर हेड होता है, ये हेड है और ये टेल है ना। लिपिड बाइलेयर में पढ़ा है ना, पोलर हेड है, नॉन पोलर टेल है। तो जो टेल होती है वो फैटी एसिड्स की बनी हुई है, ये टेल। ठीक है, तो अगर ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, अगर ये फैटी एसिड जो है सैचुरेटेड है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये अच्छे से फिक्स हो जाएगी। ओके, अगर सपोज मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूं, यानी कि ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बन गया। क्या बन गया? यहाँ पे सपोज डबल बॉन्ड डाल गया, तो अब भाई इस तरीके से किंक आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसकी जो टांग है ना थोड़ी सी अपनी पोजीशन से हट जाएगी, ये इसे बोलते हैं किंक हो। दिस इज व्हाट वी कॉल किंक, यहाँ से किंक हो गई। तो यहाँ पे ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की वजह से हुआ है। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसमें सिंगल बॉन्ड होगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब कुछ ऐसे लिपिड्स भी होते हैं जिनमें फॉस्फोरस भी मिलेगा। तो आपको भी मैंने जो बाइलिपिड लेयर की बात करी है उसमें फॉस्फोरस होता है ना, फॉस्फोलिपिड लेयर बोलते हैं ना हम उसको। तो उसमें यानी कि फॉस्फोरस प्रेजेंट है, राइट। तो अगर लिपिड में फॉस्फोरस भी प्रेजेंट है तो उनको हम बोलेंगे फॉस्फोलिपिड्स, राइट। तो लिपिड्स में फॉस्फेट भी ऐड हो गया है, तो जैसे कि हमारी सेल मेम्ब्रेन है, राइट। लेसिथिन इज वन एग्जाम्पल। अभी लेसिथिन का हम जो है स्ट्रक्चर देखेंगे कि लेसिथिन इज द वन एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोलिपिड। लेट्स सी, ये देखिए, तो ये तो आपके शुगर्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ग्लूकोज 6 मेंबर रिंग होती है, ये आपकी राइबोस शुगर है, 5 मेंबर की रिंग है। ग्लाइसिल, एलेनिन, सेरिन, ये आपके अमाइनो एसिड्स हैं, ये हम बात कर चुके हैं। इसमें हाइड्रोजन है, इसमें मिथाइल ग्रुप है, इसमें हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप है। ओके, अब ये ट्राइग्लिसराइड, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, फैटी एसिड हमने बता दिया, इसमें COOH होती है, COOH होता है, उसके साथ साथ क्या है, R ग्रुप होता है। ये पामेटिक एसिड है, पामेटिक एसिड में अभी हमने बात करी थी, कितने हैं? 20, 40, एक जस्ट अ सेकेंड, पामेटिक एसिड में बात करी थी, सॉरी इसमें 20 नहीं 60, एराकिडोनिक में होते हैं 20। तो जैसे आपने देखा यहाँ पर 14 ये कार्बन हो गए, एक ये कार्बन हो गया, एक ये कार्बन हो गया, तो 16 कार्बन हो गए किसमें, पामेटिक एसिड में। तो ये एसिड और ग्लिसरॉल को हम जो है मिक्स कर दे या एस्टरिफाइड कर दे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा फैट। ठीक है, तो ये ट्राइग्लिसराइड आपको दिखा रखा है, जो कि मैंने आपको अभी ऑलरेडी दिखाया था, वही स्ट्रक्चर है ये ट्राइग्लिसराइड का, ये वाला।
ठीक है, ये जो इन्होंने जो यहाँ पे अटैच कर रखा है वो इधर अटैच कर दिया बस, राइट। तो ये R1 R2 R3 ग्रुप है, ये वेरिएबल है। और ये रख सकते हो C डबल बॉन्ड ओके। तो यहाँ पे ये एस्टरिफिकेशन हो गया है और ये हमें क्या मिल गया है, ट्राइग्लिसराइड। अब हम आते हैं फॉस्फोलिपिड के पास। तो फॉस्फोलिपिड में ये बिल्कुल सिमिलर है, ये भी बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ तक ये सब सिमिलर है। इसके बाद यहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया है, इसके साथ साथ ये जो ऐड किया गया है इसे बोलते हैं कोलिन, राइट। तो दिस इज व्हाट वी कॉल लेसिथिन। ये लेसिथिन का स्ट्रक्चर है, ये आपको याद करना है, ठीक है, लेसिथिन। फिर अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल की, कोलेस्ट्रॉल क्या है, इट इज योर मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर। क्या है, मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज रखता है, ना तो इसे बहुत फ्लूइड होने देता है, ना ही इसे बहुत ही सख्त होने देता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल में आप देखोगे ये 6 मेंबर की रिंग है, ये भी 6 मेंबर की रिंग है, ये भी 6 मेंबर की रिंग है। फिर आप देख सकते हैं ये 5 मेंबर रिंग है, तो 6 6 6 5। फिर यहाँ पे आपको ये 4 ओपन बनाना है, 4 इसमें आपको लाइंस बनानी है, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे वाई जैसा स्ट्रक्चर बना दीजिए और यहाँ लगा दीजिए OH ग्रुप। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल कोलेस्ट्रॉल। Now, living organisms have a number of carbon compound in which heterocyclic rings can be found. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग का मतलब हुआ कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ और भी एलिमेंट्स हैं, जैसे नाइट्रोजन आ गया। तो सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजनस बेसिस। अब आप नाइट्रोजनस बेसिस को देखोगे तो उनमें आपको नाइट्रोजन भी प्रेजेंट मिलेगा। कार्बन हाइड्रोजन तो होता ही है, नाइट्रोजन भी आ जाता है, इसलिए हम इनको हाइड्रोसाइक्लिक रिंग्स बोलते हैं। तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, ये क्या है, आपके नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, राइट। नाउ व्हेन फाउंड अटैच्ड टू अ शुगर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड हमने बात करी थी, देखिए न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड हमने बात करी कि इसमें क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा और शुगर होगी, ठीक है। जैसे यूरेसिल इज अ नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन इज अ नाइट्रोजनस बेस, और ये आपकी शुगर है, ठीक है। ये शुगर कौन सी है, राइबोस शुगर है, ओके, दिस इज राइबोस शुगर। सो ये आपका एडेनिन लगा हुआ है तो इसका नाम हो गया एडेनोसिन, और यूरेसिल लगा हुआ है तो यूरिडिन हो गया, ओके। दिस इज व्हाट वी कॉल राइबोस शुगर, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप है, क्या है, OH है यहाँ पे, तो इसीलिए ये है आपकी राइबोस शुगर। अब ये है आपका न्यूक्लियोटाइड, इसमें क्या है, फॉस्फेट ग्रुप भी लगा दिया है, एडेनिन भी लगा है, शुगर भी है, और इसके साथ साथ आपका फॉस्फेट ग्रुप भी है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड, राइट। So if a phosphate group is found esterified to the sugar, they are called nucleotides. So adenosine, guanosine, thymidine, uridine and cytidine, they are the nucleosides. तो ये सब न्यूक्लियोसाइड्स के नाम है। तो न्यूक्लियोसाइड्स में आप SINE ऐड करेंगे, ठीक है, SINE, सॉरी नॉट S नहीं, INE, क्या ऐड करेंगे, INE। सो ये सारे जो INE अगर आप लगा देंगे तो आपका बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड, राइट। एडेनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, ग्वेनाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, साइटरडाइलिक एसिड, ये आपके हो गए न्यूक्लियोटाइड्स। तो आपके जो न्यूक्लिक एसिड है, DNA और RNA किससे बने हैं, न्यूक्लियोटाइड्स से, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये है आपका एडेनिन, ये आपका शुगर और ये आपका फॉस्फेट ग्रुप, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये साइटोसिन है, ये आपका शुगर है, ये आपका फॉस्फेट ग्रुप है। तो इन दिस वे न्यूक्लियोटाइड की बहुत लंबी चेन लगी हुई है एक एक करके, और आपका ये बना रहे हैं DNA, क्या बना रहे हैं, DNA, ठीक है। तो ये जो फॉस्फेट है ये यहाँ से बॉन्ड बना रहा है, यहाँ से भी बॉन्ड बना रहा है, ये जो बॉन्ड है ये डाइएस्टर बॉन्ड है, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। और ये है आपका एडेनिन। एडेनिन में आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो आप नाइट्रोजन आप देख सकते हो 1 3 7 और 9 पोजीशन पे जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और 9th वाली जो नाइट्रोजन है वो पहले नंबर से, पहले कार्बन से बॉन्ड बना रही है, ठीक है। अब ये जो बेस है ये शुगर से बॉन्ड बना रहा है, शुगर से बॉन्ड बना रहा है, तो ग्लाइको
साइडिक बॉन्ड है ये। कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो शुगर से जो बॉन्ड बनता है वो होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट। अब आपको साइटोसिन में देखेंगे तो साइटोसिन में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 6, कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है? 1 और 3rd पोजीशन पे। ओके, इट इज प्रेजेंट एंड 1st and 3rd पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? तो जैसे आपको पता है कि मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, दो तरह की होती हैं, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक हमें कट से याद रखना होता है कि इसमें कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटता है। जैसे हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज रेस्पिरेशन के टाइम पायरुवेट में टूटता है and then further broken down into carbon dioxide and water, right? तो बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है, तो ये आपका हो गया कैटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। एनाबॉलिक में जस्ट अपोजिट होता है। अब जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे फोटोसिंथेसिस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलके आपका ग्लूकोज बनता है, ये हो गया आपका एनाबॉलिक रिएक्शन, राइट। कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक क्लियर है? ओके, तो कैटाबॉलिक में बड़ा मॉलिक्यूल टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स बनाता है, तो यहाँ पे क्या हो, बॉन्ड क्या है, टूटेंगे। बॉन्ड जब ब्रेक डाउन होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होगी, इस केस में एनर्जी यूज होगी। तो ये एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, ये एंडरगोनिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बनाने हैं, बॉन्ड बनाने तो एनर्जी चाहिए, यहाँ बॉन्ड टूट रहे हैं तो एनर्जी निकलेगी, ठीक है। तो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस क्लियर है, ये होती है मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है, वाटर कर रहा है, ग्लूकोज कर रहा है, तो ये सब क्या है, दीज ऑल आर द मेटाबोलाइट्स, ओके। तो मेटाबोलाइट्स जो होते हैं जो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वेदर इट इज एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, कोई भी रिएक्शन हो, so metabolites are those chemicals, or we can say are those biomolecules which participate in the reaction, ठीक है। And now in animal tissues one notices the presence of all such categories of compounds. So एक animal tissues में we will found proteins, we will found lipids, glucose, fats, so these all are the primary metabolites, okay. So all the biomolecules which are taking part in the this metabolic reaction, they are the we can say they are the primary metabolites. Now if we talk about plant, fungus, microbial cells, so in such organism there are some compounds which do not have any function in them, right? Like suppose alkaloids, flavonoids, rubber, essential oils, antibiotics, color pigments, sands, gums, spices. So these compounds do not have any specific role in plant, fungus or any microbial cell. Now, but they are useful for humans, okay. So we can say they have ecological importance as well as economic importance. So such metabolites are called secondary metabolites, okay. So while primary metabolites have identifiable functions and play known roles in normal physiological process, right? We know that proteins build up our body, carbohydrates gives us energy, so their role was decided and we know it. But some metabolites which are present in microbes, in fungus, they do not have any specific role. उनका कोई role नहीं है, जैसे कि हमने examples देखे, right? तो इनको हम बोलेंगे secondary metabolites. So here is the table which is given, and in which you can see the pigments, alkaloids, pigments like carotenoids, anthocyanin. Anthocyanin is water soluble. Anthocyanin is a water soluble pigment, and alkaloids like morphine, codeine, these are the alkaloids, right? And terpenoids like monoterpenes, diterpenes. Essential oil is your lemongrass oil, right? Toxins, aberrin, ricin, these are the toxins. And lactins, concanavalin A, this is very important. This you have to learn. And drugs like vinblastine and curcumin, these are the drugs.
right? Polymeric substance, rubber, gum, cellulose. These all are the polymeric substances. So these all are the secondary metabolites which do not have any role in the organism in which they are present, but they are of ecological importance, or we can say they are of economic importance, right? So this is all about for today. Thank you for watching this lecture, and please go to the playlist to check all the chapters which I had uploaded for you. And if you are facing any problem in any of the chapter, just write it in the comment box. I will go through it.